एमडी सर श्री अमित गुप्ता जी, डॉक्टर अभय कुमार, श्री अमित शिवाज, मिसेज सुनीता संतोष यादव, मिसेज सुगंधा, मिसेज सुनीता एंड मिसेज यादव एंड मिसेज ममता जी। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम एक एक्सटेंशन लेक्चर के लिए इकट्ठा हुए हैं और हमारे बीच में जो हस्ती बैठी हुई हैं उनसे तो केवल एक फॉर्मेलिटी मैं आपके बीच में कर रहा हूँ, बाकी तो जब वो आपके सामने आएंगे तो आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे कि अपने आप में क्या है। आप डॉक्टर अभय कुमार, पोस्ट फेलो, पोस्ट डॉक्टरेट फेलो फ्रॉम JNU। आपने अपने समाज की कुछ कमियों को देखते हुए, जो कुछ गलत हो रहा है उसको देखते हुए इनके दिमाग में कुछ विचार आए हैं और उन विचारों को मानव निकेतन के माध्यम से ही कुछ गति देना चाह रहे हैं, उनको एक रूप प्रदान करना चाह रहे हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने जो मानव निकेतन संस्था जो चलाई है उनके चेयरमैन हैं, साथ में मिस्टर अमित कुमार, ये मानव निकेतन के कोऑर्डिनेटर हैं। तो इनके बारे में बताते हुए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं क्योंकि इनके पास टाइम बड़ा कम है और आपसे बातें कुछ ज़्यादा करना चाहते हैं। तो अपने बारे में और मानव निकेतन के मोटो के बारे में संक्षिप्त रूप में हमें थोड़ा सा बताते हुए अपने विचार आप लोगों के सामने रखेंगे। और आप लोगों के दिमाग में कोई भी प्रश्न उठे, आपके दिमाग में कोई भी प्रश्न उठे, किसी तरह का कोई हेजिटेशन ना होना चाहिए। आप उस प्रश्न को उसी टाइम नोट कर लें और जैसे ही सर का लेक्चर समाप्त होता है उसके बाद अपने आप एक एक करके वो क्वेश्चन सर के सामने रख सकते हैं, ठीक है। तो आपके दिमाग में किसी तरह का कोई भी प्रश्न उठे, सर के विचार से संबंधित अगर आपके कोई दिमाग में उठता है या सर जो बात आपसे करेंगे उससे संबंधित आपके आसपास एरिया में किस तरह की समस्याएं हैं उनके बारे में अगर आप उस सर से कुछ पूछना चाहते हैं तो उस प्रश्न को उसी टाइम नोट कर लें, क्योंकि अगर आप नोट नहीं करोगे तो हो सकता है लास्ट टाइम में आपका प्रश्न आपके दिमाग में धुंधला हो जाए कि मुझे कुछ पूछना था लेकिन वो दिमाग से स्लिप हो गया। तो इसलिए जो भी आपके दिमाग में कोई प्रश्न उठे वो आप अपने नोट कर ले। जैसे ही सर का लेक्चर समाप्त होता है उसके बाद आप उनसे पूछ सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर साहब से कि वो आए और अपने एक्सपीरियंस जो है हमारे सामने शेयर करें ताकि हम भी उनसे कुछ लाभ उठा सकें। डॉक्टर अभय कुमार प्लीज। अमित जी, भास्कर जी और हमारे कोऑर्डिनेटर अमित जी, मैडम और मित्रों, मुझे बहुत खुशी हुई और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अमित जी को जो यहाँ पर मुझे पहुँचाने में उन्होंने सहयोग किया। और अगेन जो MD अमित जी हैं मैं उनका धन्यवाद करता हूँ जो मुझे यहाँ अवसर दिया। मैं यहाँ आपके बीच अपने विचारों को रखने आया हूँ और कुछ आपके विचार लेने आया हूँ। हमने जो अपने जीवन में पाया है, जिस भी तरह से पाया है, मैं चाहता हूँ कि वो वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक वो शायद कुछ आवश्यकता अनुभव करते हो। मैं इस समाज में पिछले 7 साल से काम कर रहा हूँ। जैसा आपको बताया कि मैं JNU से हूँ, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में है। वहाँ पर हमने MA, MPhil, PhD किया और बिफोर दैट आई डिड MBA। MBA करने के बाद मुझे लगा कि शायद ये उचित जगह नहीं जहाँ पर कि मैं समाज के लिए कुछ कर सकता हूँ। सोशल मेडिसिन में मैं जाना चाहता था लेकिन मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ और हिंदी में आया और हिंदी से फिर हमने MA, MPhil, PhD किया और हिंदी को मैं समाजशास्त्र से जुड़ा। UPSC कर रहा था और कई एग्जाम्स में क्वालिफाई भी किया, लेकिन मुझे लगता था कि नहीं, इससे हम समाज में कुछ नहीं कर सकते। हमारे जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए और उस उद्देश्य का कोई परिणाम, और वह परिणाम कहाँ से दिखेगा। फिर मुझे लगा कि नहीं, जो यंगस्टर्स हैं, जो आपकी तरह युवा पीढ़ी के लोग हैं, वही समाज को बदल सकते हैं। लाइक दैट भगत सिंह, अरुणा सफली, दे हैव देयर द गट्स टू चेंज द सोसाइटी। और आप युवा हैं
और यू कैन डू, आप कर सकते हैं और आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। फिर मैं सोचता हूँ अकेले में जब कभी मैं रहता हूँ कि जब मैं आपकी तरह था तो मैं बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखा करता था कि कुछ करूँगा मैं, लेकिन बाधाएं आई। मैं सबसे पहले बाधाओं पे बात करूँगा और वो बाधाएं कैसे आती हैं उसी पे मैं शुरुआत करूँगा कि हाउ टू चेंज द सोसाइटी। दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, ये बहुत जरूरी है। आप जहाँ पढ़ रही हैं महिलाओं की तादाद ज़्यादा है और सबसे आश्चर्यजनक सवाल मेरे मन में उठा कि हरियाणा में जहाँ जहाँ लेक्चर देने गया वहाँ महिलाएं ज़्यादा पढ़ रही हैं लेकिन उसका परिणाम कम दिखता है। क्यों? इसलिए जो सोशल चेंज है उसमें मैं एक सवाल रखता हूँ कि वाई सोशल चेंज, और दूसरा सवाल है वाई नॉट सोशल चेंज। आखिर सामाजिक परिवर्तन हो तो क्यों, और अगर सामाजिक परिवर्तन नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं। मैं दो सवाल आपके सामने रखूंगा और इसको मैं एजुकेशन से जोड़ूंगा, क्योंकि आप सभी होने वाले शिक्षक हैं, भविष्य बनाने वाले हैं। मैं थोड़ी देर पहले अमित जी से मैं बात कर रहा था कि आपके कंधों पे इस समाज की जो है बागडोर है। अगर आप चाहें तो दिशा भटका सकते हैं। एक जनरेशन को अगर नष्ट करना हो तो आपके पास में सफिशिएंट एनर्जी है, लेकिन अगर आप बना सकते हैं तो आपके पास में सफिशिएंट एनर्जी है। हम क्या करेंगे? एटम का प्रयोग हिरोशिमा नागासाकी की तरह बम बनाने में करें या कलपक्कम या तारापुर में उसे बिजली पैदा करें। मुझे उम्मीद है कि आप सभी आने वाले गुरु परंपरा में जुड़ने वाले हैं और गुरु परंपरा जो हमारे यहाँ सबसे महत्वपूर्ण रही है वह रही है अपने शिष्यों को आगे लेकर चलने की। आप शायद मेरी बात पे विश्वास करें ना करें, सोशल चेंज की जो मैं बात कर रहा हूँ उसको मैं अपने जीवन में लागू किया। मैं जहाँ पढ़ाता था वहाँ पर बच्चों के बीच में उसके मस्तिष्क में जो पारंपरिक विचार थे जो कि ढह चुके हैं समाज में, जिसकी कोई अर्थ नहीं रह गया, उसको लोग ढो रहे थे और उसको हमने हटाया। सबसे पहले घूंघट प्रथा पे हमने बात की। हम के वाई घूंघट, स्त्री ही घूंघट क्यों करे, पुरुष क्यों नहीं? सिंदूर स्त्री ही क्यों लगाए, पुरुष क्यों नहीं? ये सारे जो आइडेंटिटीज हैं, जो सिंबल्स हैं, वो स्त्रियों के ही पक्ष में क्यों? चूड़ी, कंगना, बाली, ये वो हजार तरह के तामझाम। इस पर हमने सवाल उठाया और उसका परिणाम बहुत ही अच्छा है। मैं ये कहता हूं कि हमें और आप दोनों को एक रेस में खड़ा कर दें और आपके पैर में 5 किलो का वाट बांध दें, 5 किलो का, और कहें कि साथ दौड़ो। ये संभव है? शायद ये संभव नहीं है। और यही किया परंपरा। मैं आपसे बात शुरू करूंगा वहां से जहां से कि ये चीजें जन्म लेती हैं और आप पढ़ लिख करके योग्य होते हुए भी आप समाज से दरकिनार की जाती हैं। मैं माफी चाहूंगा कि हमारे अमित जी, दो अमित जी हैं, भास्कर जी हैं और हमारे कुछ फ्रेंड हैं, वो कहेंगे कि हमारे पक्ष में लोग बात नहीं करते। बात उन्हीं के पक्ष की है। अगर आप घर में अगर मजबूत होती हैं तो वह घर मजबूत होता है, वह समाज मजबूत होता है। लोग कहते हैं कि 2 चक्के से गाड़ी चलती है, एक को पंचर करके आप दूसरे को नहीं चला सकते, लेकिन यह समाज एक चक्के पे चल रहा है। ईमानदारी से कहें, आपको केवल यूज कर रहा है। इसलिए समाज में सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता है और वह परिवर्तन क्या शिक्षा के माध्यम से संभव है, इसलिए कि सभी के सभी शिक्षार्थी बैठे हुए हैं। वह कैसे संभव है, इसको जानने के लिए हम सबसे पहले थोड़ा पीछे जाएंगे, क्योंकि हमारे पास में बिल्कुल समय कम है। आई विल टेक ओनली 45 मिनट्स और 10 मिनट्स फॉर यू फॉर द डिस्कशन। 10 मिनट में आपके लिए दूंगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक अमित जी ने कहा कि आप लोगों को बाहर जाना है, 1 घंटे का समय है मेरे पास में। अगर समय रहता, चूंकि मैं काफ़ी दूर से आया हूँ इसलिए ज़्यादा समय लग गया, और इन्हीं शब्दों में, कम शब्दों में मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं आपके सामने रखने का कोशिश करूँगा, और भविष्य में अगर मौका लगा तो फिर मैं आपसे जरूर मुखातिब होऊंगा। मैं कहा कि सोशल परिवर्तन, जो सामाजिक परिवर्तन है, वो क्यों और ये क्यों नहीं होने चाहिए, इसके जवाब में अगर आप सबसे पीछे चले, अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हो, मैं पिछले दिनों भी जब मैं क्लास लिया था, महेंद्र काल्पनिक शब्द है लेकिन परिवर्तन होता रहा है, यह प्रकृति का नियम है। कल आप बच्चे थे, आज बड़े हैं, कल बूढ़े हो जाएंगे। कल समाज खंडराओं में रह रहा था, जंगलों में रह रहा था, यायावरी जीवन जी रहा था, गांव में आया और गांव से आज शहर तक और शहर से आप यहां तक आए। परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन इस पे गौर कौन कर रहा है और सही दिशा क्या होनी चाहिए, इस पर
हम सबको इस पर विचार करना चाहिए। आइए पहले हम थोड़ा इतिहास में झांकते हैं कि आखिर परिवर्तन हुआ कि नहीं। जब लोग कंदराओं में रह गए थे, पत्थर से पत्थर टकरा करके वो आग जला रहे थे, तो उस समय की स्थिति और जब आपके हाथ में मसाल हो गया, मुट्ठी में मसाल, माचिस, दोनों में परिवर्तन है। और वह परिवर्तन कैसे संभव हुआ? वह साइंटिफिक तरीके से हुआ। और साइंटिफिक तरीका विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान। जब आप विज्ञान की ओर बढ़ते हैं, जहां पर आप विशेष चीजों को लेते हैं, तभी वो परिवर्तन होता है। और विज्ञान का आधार है वह तार्किक आधार है, लॉजिकल होता है। ये नहीं कि हम मान लेते हैं कि हवा में कुछ चीजें हैं। नो, आपके पास में साक्ष्य होता है, मिथक नहीं। ऐसा नहीं कि ये कोई कहानी है, बल्कि वो जो चीजें बन रही है और बिगड़ रही है, उसके लिए आपके पास में एक आधार होता है। सामाजिक परिवर्तन का भी एक आधार है। अगर आप यहाँ तक पढ़ने आए हैं, तो क्या ये शौक से या कोई मजबूरी से, कोई कंपल्सन है, या फिर कोई ऐसी बात भी होगी कि नहीं बनाई अपनी बेटियों को भी पढ़ाना है? अगर यह होगा तो 100 साल पहले ही हो जाना चाहिए। इसलिए इसका उदाहरण वेदों में है। मैत्री, गार्गी, ये सब हमारे वेदों में है उपस्थित। और जब वो उपस्थित थी तो उसके बाद मैत्री, गार्गी का जन्म लेना बंद क्यों हो गया? आखिर ऐसे कौन से कारण है समाज में जो कि दोबारा उसको जन्म नहीं लेने दिया? और फिर जब आधुनिक समाज जब आता है, तो फिर आप जैसी बेटियां सामने आती हैं। ये बहुत सारे सवाल जो मैं आपके सामने, घटनाएं घटती हैं। बेटियों के साथ स्टोव नहीं फटता, बहुओं के साथ नहीं फटता है। स्टोव भी देख करके फटता है कि बेटी है या बहू है। जब कल आप सास बनती हैं, तो क्या आप भी वही करेंगे? और अगर आप वही करती हैं, तो फिर सामाजिक परिवर्तन संभव नहीं है। और शिक्षा हमें क्या देता है? अगर संस्कृत में एक श्लोक है, माता बहरी क्या है? पिता सत्व यौन बालोन पठित। क्या वही करेंगे जो हमारी दादी करती आ रही थी? नहीं, आपको बदलना होगा। और आप बदली तो कैसे बदली, इस पर विचार करना होगा। और वह विचार जो कि कंदराओं में बैठे हुए लोग थे वो नहीं कर रहे थे। और उस समय का समाज अगर आप देखें, तो स्त्री पुरुष के बीच में कोई मतभेद नहीं था। आज भी अगर आप जाएं, मैं आदिवासी एरिया में जाकर के मैंने काम किया है, गुमला डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर स्त्री और पुरुष दोनों बराबर हैं। वहां पर कोई ये डिफरेंसेस नहीं है। लेकिन ज्यों-ज्यों मैं उन्नत ग्रामीण समाज में आया, मैं देखा कि ये डिफरेंसेस वहां पर मौजूद है। क्या वहां पर सामाजिक परिवर्तन नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? एक जहां पर कि रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है, वहां पर ये अधिकार बराबर है। और जहां पर रोटी, कपड़ा और मकान है, वहां पे ये अंतर क्यों है? मैं इसका जवाब कम दूंगा। जवाब आपको ढूंढने हैं, इसलिए कि ये समस्याएं आपकी है और ठेकेदारी मत दीजिए। इसलिए कि आपने जिन जिन को ठेकेदारी दी है, उसने आपसे मुआवजा लिया है। इसलिए आपको रास्ते तलाशने होंगे। और वह रास्ता आपके पास है कि आप जिस दिए को लेकर आप हाथ में चल रही है, वह है शिक्षा। और कल आप दूसरों को शिक्षित करेंगे। और उस शिक्षा में क्या होनी चाहिए? वही होने चाहिए कि व्रत रखो, त्योहार रखो, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, आदमी को मारो। परिवर्तन इस विचार में होने चाहिए कि जो योग्य हैं, जो कमजोर हैं, उसको हमें मदद करनी चाहिए। सामाजिक परिवर्तन का यह मतलब नहीं कि केवल वस्त्र में परिवर्तन हो। दो तरह का परिवर्तन होता है, एक सिविलाइजेशन में परिवर्तन होता है और दूसरा कल्चर में होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन एंड कल्चर? कल्चर वो जो हमारे अंदर है, मस्तिष्क में है, जो विचारों में है। और सिविलाइजेशन वो है जैसे भवन निर्माण हमारे वस्त्र है। वस्त्रों में परिवर्तन हुआ, पहनावे, ओढ़ावे, रहन सहन में परिवर्तन हुआ, लेकिन हमारे विचार वही के वही है। और यही विचार सोशल चेंज के लिए सबसे बड़ा बाधक है। आप देखेंगे कि लोग कोट पहन करके आ जाते हैं, एक लगेंगे कि वो जैसे कि वेस्टर्न समाज से लोग आए हुए हैं, लेकिन जैसे वो बात करते हैं वैसे पारंपरिक बात करने लगते हैं। नहीं 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 नहीं, स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। इससे बिगड़ता है और समाज भी बिगड़ जाएगा। अगर ये इनको स्वतंत्रता दे दी जाए तो फिर बहुत अनर्थ हो जाएगा। लेकिन यह नहीं, आज जो लोग पढ़ लिख रहे हैं, जो आप जैसे लोग, हमारी मैडम बैठी हुई है, ये नहीं चाहते कि घर टूटे। लेकिन अगर आप इस पर दबाव डालेंगे कि नहीं यही रास्ता ठीक है, जबकि ये पढ़ लिख करके इन्होंने नया रास्ता ढूंढा है, कहेंगे कि इस पर मत चलो। दैट इज दो चीजें हैं, परंपरा और आधुनिकता। इस दो के बीच में लड़ाई है। और इसमें सहयोग जो देता है, जो पारंपरिक चीजें हैं वो कितनी मजबूत हैं, और जो
आधुनिक है वो कितने मजबूत है। इस दोनों के बीच में जब विचारों के बीच में टकराहट होती है तो सामाजिक परिवर्तन में बाधाएं होती है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपके सामने रखूंगा और इन्हीं 3 बातों को लेकर के आपसे विमर्श भी करूंगा कि 2 तरह के कानून हैं जो सामाजिक परिवर्तन के लिए बाधक भी हैं और सहायक भी हैं। एक सामाजिक कानून है और दूसरा संवैधानिक कानून। संवैधानिक कानून जिसके तहत यह देश चलता है और सामाजिक कानून जिसके तहत समाज चलता है। यह समाज जो 2 कानूनों को लेकर के चलता है, अगर आप संवैधानिक कानून की बात करेंगे तो सामाजिक कानून आपके आगे आड़े लगेगा। सामाजिक कानून, संवैधानिक कानून कहता है कि स्त्री पुरुष लिंग भेद कोई अंतर नहीं है, लेकिन जब आप समाज में आते हैं तो उसका संविधान कहता है कि नहीं भाई ये अंतर है, वो परिवर्तन में आड़े आता है। संवैधानिक कानून कहता है कोई जाति धर्म नहीं है, लेकिन जैसे आप सामाजिक कानून में आते हैं ये फलाने धर्म का है, फलाने जाति का है, फलाने का है, फलाने का है। इसका मतलब है कि जो समाज, सबसे आश्चर्यजनक सवाल ये है कि यह देश जहां पर कि संवैधानिक रूप से चीजों को स्वीकार किया गया, आत्मा उसकी सामाजिक है। आखिर यह देश एक कैसे होगा? और क्या यही वजह तो नहीं कि यह देश 750 साल गुलाम रहा? परिवर्तन के दौर को जिसको हमको देखना चाहिए था, जो चीजें फ्रांस में जाकर के आप कल्पना कीजिए कि औरंगजेब के जमाने में भारत इंग्लैंड से कहीं ज्यादा उन्नत था और वही अंग्रेज बाद में आकर के इसको उपनिवेश बनाता है। कैसे? इसलिए कि वहां पर जो परिवर्तन होने चाहिए थे, सामाजिक परिवर्तन, उस पर चर्च का अधिकार था। चर्च ही सत्ता को तय करता था और चर्च से चीजें तय होती थी। मतलब धर्म ही